पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में आगे चलते हैं। मैं आप लोगों को पावर फैक्टर के बारे में बता रहा था कि लो पावर फैक्टर क्या होता है, और लो पावर फैक्टर जो पावर फैक्टर ट्रायंगल जो होता है, पावर फैक्टर ट्रायंगल कौन सा होता है, केवीए, केवीएआर और किलोवाट, इन तीनों के बीच में जो रिलेशन होता है दैट इज बेसिकली द पावर फैक्टर ट्रायंगल। और आपने ये वाली चीज देखी थी कि उसके अंदर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करने का बेसिक फंडामेंटल क्या होता है। विल स्टार्ट विद दैट। उसके पहले एक चीज ये डिस्कस कर लेते हैं कि लो पावर फैक्टर के डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं और लो पावर फैक्टर के कॉजेस क्या क्या होते हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले जनरेटर्स और ट्रांसफार्मर जो होते हैं उनकी रेटिंग जितनी दे रखी होती है केवीए के अंदर होती है। अब इसका मतलब यहां पर यह है, मान लीजिए 200 केवीए का ऑल्टरनेटर है, ऑल्टरनेटर फिलहाल ट्रांसफार्मर बोल देते हैं क्योंकि ऑल्टरनेटर अभी आपने पढ़े नहीं है। आपके पास में 200 केवीए का ट्रांसफार्मर है, आपने जो लोड लगा रखा है, लेट अस से वो जो लोड है कम ज़्यादा हो सकता है, उसकी वोल्टेज में उसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उसका पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, 0.2 0.3 के आसपास है। अब ऐसे में क्या हो रहा है कि जो ट्रांसफार्मर है वो पूरा 200 केवीए सप्लाई दे रहा है। अगर 200 केवीए सप्लाई दे रहा है और लोड का पावर फैक्टर 0.2 है तो किलोवाट कितना मिलेगा आपको, केवी कॉस 5 मतलब कितना हो गया, 200 केवीए है और 0.2 है तो कितना मिल गया, 40 किलोवाट्स। ठीक, देखो इस ट्रायंगल के हिसाब से अगर ये केवीए है और ये किलोवाट है और ये अगर फाई है और ये केवीएआर है, देन किलोवाट इज इक्वल टू केवीए कॉस फाई और केवीएआर इज इक्वल टू केवीए साइन फाई। अब ट्रांसफार्मर जो केवीए सप्लाई कर रहा है, इफ दैट इज 200 केवीए और आपने जो लोड लगा रखा है, लोड का पावर फैक्टर इज 0.2, तो किलोवाट कितना मिलेगा आपको, 40। क्लियर है सब लोगों को, 200 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 दैट्स ऑल, खाली दोनों को मल्टीप्लाई कर दे रहा है। तो 40 किलोवाट ही यूटिलाइज कर पा रहे हैं। 200 केवीए आपको दिया जा रहा है, आप जितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं, जितना एक्चुअली जो आपके काम की जो पावर है दैट इज ओनली 40 किलोवाट्स। एंड व्हाई इज दैट, ये वाली प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि जो आपको लोड पावर फैक्टर है दैट इज वेरी लो, 0.2 है। यही मान लीजिए 0.2 के बजाय अगर ये 0.8 होता तो आपको कितनी पावर मिलती, 160 किलोवाट्स आपको पावर मिल रही होती। खाली पावर फैक्टर इंप्रूव करने से, लोड आपने उतना ही लगा रखा है, लोड का खाली पावर फैक्टर जो है वो आपने 0.2 से अगर 0.8 कर दें तो 40 किलोवाट्स के बजाय आपको 160 किलोवाट्स पावर आपको मिल रही होगी फॉर फुल यूटिलाइजेशन। इनफैक्ट अगर आप 0.8 के बजाय 1.0 कर दें देन यू आर गेटिंग 200 किलोवाट्स कंप्लीट, पूरे 200 किलोवाट आपको लोड मिल रहा है। इसीलिए जितना रेजिस्टिव लोड है दैट इज प्रिफर्ड, क्योंकि रेजिस्टिव लोड जितना भी आप लगाएंगे उतना पावर फैक्टर 1 की तरफ जाएगा, यूनिटी की तरफ जाने वाला है। 1 की तरफ जितना जाएगा उतना आप यूटिलाइज ज़्यादा कर सकते हैं। ये वही वाली चीज़ है जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैं जितना भी यहाँ पे पढ़ा के जा रहा हूँ, जितना आप लोग अपने दिमाग का पावर फैक्टर ज़्यादा अच्छा रखेंगे उतनी चीज़ें सारी आपके दिमाग में घुस जाएंगी। जितना आप अपना पावर फैक्टर बेकार रखेंगे, मैं आपको जितना भी पढ़ा के चला जाऊँ, आपने अगर अपना पावर फैक्टर 0.1 का रखा है तो मैं 200 किलोवाट का 400 किलोवाट पावर यहाँ पे दे दूँ, आपके दिमाग के अंदर मिनिमल जाने वाला है, बहुत कम जाने वाला है। ठीक, लेकिन अगर आपने पावर फैक्टर बढ़िया आपने रखा हुआ है तो आपको फायदा होने वाला है ये चीज़। ठीक, डिसएडवांटेज क्या क्या है, वही पहला तो यही वाला होगा कि ट्रांसफार्मर से आपको इतनी पावर मिल रही है लेकिन यूटिलाइजेशन आपका बहुत कम हो रहा है। फिर इसके अलावा क्या है, अगर आपको सेम अमाउंट ऑफ पावर आपको चाहिए, देखो अब इसको दूसरे तरीके से देखो, इस तरह से देखो कि आपको इतने किलोवाट पावर चाहिए, इस तरह देखो, यू नीड दिस मच अमाउंट ऑफ किलोवाट्स, लेट अस से 100 किलोवाट, 100 किलोवाट की पावर आपको चाहिए। अब आपका लोड का पावर फैक्टर वेरिएबल है, ठीक है, ध्यान सुनिए, ये बड़ी सिंपल सा चीज है और ये समझ में आ गया तो सब कुछ आसानी से आ जाएगा सब कुछ। देखो इतने किलोवाट की आपको पावर चाहिए यहां से यहां तक, लेट अस से दिस इज 100 किलोवाट। अब इसके लिए आपको केवीए कितना चाहिए होगा,
कितना केवीए चाहिए होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन योर पावर फैक्टर। ठीक, अगर आपको पावर फैक्टर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, से मान लीजिए 1 है, तो अगर 100 किलोवाट आपको पावर चाहिए और पावर फैक्टर आपको 1 है, तो एंगल कितना हो गया, फाई की वैल्यू 0। इसका मतलब आपको 100 केवीए, 100 केवीए 100 किलोवाट के लिए पावर फैक्टर की वैल्यू अगर 1 है, तो आपको केवीए चाहिए होगा सप्लाई से, दैट विल बी 100 केवीए, 100 केवीए आपको चाहिए होगा। बाय द वे प्लीज रिमेंबर कि आप जितना पेमेंट करने वाले हैं, वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ बल्क पावर, बहुत सारी पावर के बारे में बात कर रहे हैं, आप जो पेमेंट करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ दिस। किलोवाट के टर्म्स में नहीं, आप कितनी पावर यूटिलाइज कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। जो पेमेंट करने वाले हैं वो ये है कि आपने सप्लाई में से पावर कितनी ली है, 100 केवीए, उसके बेस पे आप करने वाले पेमेंट। अब मान लीजिए आपका पावर फैक्टर 1 के बजाय से होता है 0.8, ये वाला फॉर्मूला लगा करके बताइए केवीए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 से बढ़ जाएगी, कम कैसे होगी, बढ़ जाएगी 120, दैट्स करेक्ट, 120, 12 8 96, 120 से थोड़ी सी और ज्यादा, थोड़ी सी, ठीक है ना, 12 8 96, 100 into 1 बराबर ये हो गया ना, तो 120 12 8 96 कितना हो गया, एनीवे, सो दिस विल बी बेसिकली 100 by 0.8, 100 divided by 0.8, लेट अस से क्लोज टू 120 मान के चल लेते हैं। तो आपको 120 केवीए सप्लाई लेनी पड़ेगी। अगर आपने पावर फैक्टर आपका बिगड़ गया, 0.8 पहुंच गया, तो आपको 120 केवीए लेनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि आपको सप्लाई लेनी पड़ेगी इतनी 125 केवीए की पावर आपको चाहिए होगी। यही मान लीजिए इसके बजाय 0.5 हो जाता है, तो आपको कितनी पावर चाहिए होगी, 200 केवीए। तो मतलब क्या हो गया, इतनी पावर आपको सप्लाई लेनी पड़ेगी। किलोवाट कांस्टेंट है, इतना ही किलोवाट है, किलोवाट आपको 100 किलोवाट की ही पावर चाहिए। आपका जो लोड आपने लगा रखा है वो 100 किलोवाट पावर मांग रहा है, लेकिन उसका पावर फैक्टर वेरिएबल है। मान लीजिए किसी तरीके से कोई ऐसा चीज है जिसकी वजह से पावर फैक्टर कभी बिगड़ जाता है, कभी अच्छा हो जाता है। अगर आप अच्छा पावर फैक्टर रखेंगे तो आपको उतना कम पावर लेनी पड़ेगी, इतनी लेनी पड़ेगी। अगर आप पावर फैक्टर बहुत बिगाड़ के रखते हैं, 0.5 पावर फैक्टर में आपको इतनी पावर आपको सप्लाई लेनी पड़ेगी। और से मान लीजिए 0.2 हो गया, तो कितना हो गया, 500 केवीए, पता नहीं कहां तक चला जाएगा। इतनी इलेक्ट्रिकल पावर आपको सप्लाई से लेनी पड़ रही है। 500 केवीए आप सप्लाई लेंगे, तब उसके बाद आपको 100 किलोवाट मिल पा रहा है। ठीक, इसका भी यूज एक डेरिवेशन है छोटा सा, उसमें काम में आने वाला है। तो बाय द वे जितना केवीए ज्यादा लेंगे, एज्यूमिंग वोल्टेज भी कांस्टेंट, जितना सप्लाई वोल्टेज आ रहा है वो देना पड़ रहा है। मतलब जितना सप्लाई वोल्टेज उन्होंने दिया उतना वोल्टेज आप पूरा फुल यूटिलाइज कर रहे हैं। तो किस चीज की वैल्यू बढ़ गई, करंट, दस करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर केवीए में वोल्टेज अगर कांस्टेंट है और फिर भी केवीए बढ़ता चला जा रहा है, वोल्टेज कांस्टेंट है हर एक केस में, वोल्टेज तो उतना ही चाहिए, सप्लाई वोल्टेज इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो करंट की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब क्या है, जो साइज ऑफ बस बार्स है, फीडर्स हैं, ट्रांसमिशन लाइन्स है, उनकी साइज कंस्ट्रक्शन एरिया क्या हो रहा है, बढ़ गया। जितनी करंट आपको ज्यादा चाहिए होगी उतना उनका थिकनेस, उतना कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया दैट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, वो इंक्रीज कर जाएगा। एनर्जी लॉसेस ज्यादा हो जाएंगे डेफिनेटली। करंट की वैल्यू जितनी बढ़ जाएगी उतना क्या होगा, I2R लॉसेस, I2R लॉसेस, पावर लॉसेस उतना ज्यादा बढ़ते जाते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, केवीए बढ़ाना पड़ गया आपको, केवीए बढ़ाना पड़ गया तो इसका मतलब करंट की वैल्यू बढ़ गई, करंट की वैल्यू बढ़ गई तो करंट की वजह से जितना लॉसेस होने वाले थे, I2R लॉसेस, दोस लॉसेस आर इंक्रीज्ड। और बेसिकली जितना करंट की वैल्यू बढ़ गई उतना ही ट्रांसमिशन लाइन में अगर आप देख रहे हैं इतना वोल्टेज कांस्टेंट है, वोल्टेज यहां से यहां तक उतना ही वोल्टेज दे रहे हैं, करंट की वैल्यू बढ़ गई तो पूरे बीच में वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू बढ़ जाती है। तो I2R लॉसेस भी बढ़ जाते हैं और IR वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ जाता है। नतीजा क्या है, आपको सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू और इंक्रीज करनी पड़ जाएगी। सेवरल प्रॉब्लम्स, कई तरह की प्रॉब्लम्स होती आ रही है जितना आपका पावर फैक्टर बिगड़ता चला जा रहा है। सो यू कैन सी कि ये पावर फैक्टर बड़ी छोटी सी चीज है, cos phi, दैट्स ऑल, जिसकी वैल्यू 0 से लेके 1 तक की वैल्यू रेंज कर रही है, दैट्स ऑल। खाली इतनी सी वैल्यू रेंज कर रही है, 0, 0.1, 0.2, 0.3 से करते करते 0.9, 0.95 और 1। लेकिन ये इतनी सी चीज कितना भारी डिफरेंस डाल रहा है इलेक्ट्रिकल सप्लाई के अंदर, ये दिस हैज टू बी अप्रिशिएटेड। और इसके अलावा क्या है, रिड्यूसेस द हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। हैंडलिंग कैपेसिटी, जितना ज्यादा करंट जा रहा होगा उतना सिस्टम और अनस्टेबल हो जाएगा, कभी भी गिरने के चांसेस होंगे।
फ्यूज उड़ने के चांसेस होंगे, इस तरह की प्रॉब्लम्स इसके अंदर आ सकती हैं। कॉजेज क्या होते हैं? कॉजेज ऑफ लो पावर फैक्टर, बाय द वे आप खाली टॉपिक डाल सकते हैं, डिसएडवांटेजेस खाली टॉपिक लिख लीजिए, किताबों के अंदर तो आपको सब मिलेगा ही, वी आर जस्ट डिस्कसिंग दैट, जो किताबों में दे रखा है वो चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है। डिसएडवांटेजेस, नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजेज, रीजन क्या होते हैं, लो पावर फैक्टर किस वजह से होता है। जितनी भी एसी मोटर्स होती हैं एक्सेप्ट ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर जिससे आप पढ़ेंगे 5th यूनिट मशीन्स में, उसमें आप सिंक्रोनस मोटर की वर्किंग देखेंगे, उसमें आप ये वाली चीज देखेंगे, अगर उसको ओवर एक्साइट कर देते हैं, ओवर एक्साइट क्या है, यू डोंट नो दैट येट, अभी आपको पता नहीं है, बट डोंट वरी, उसको एक पर्टिकुलर मोड होता है सिंक्रोनस मोटर का, उसमें इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ कंडेंसर, नहीं तो उस कंडीशन के अलावा बाकी जितनी भी मोटर्स हैं एसी मोटर्स वो सारी सारी इंडक्टिव होती हैं, सब इंडक्टिव लोड लेती हैं। ये दिस फैंस आर हाईली इंडक्टिव, जितने ये सीएफएल जितने लगा रखे हैं दे आर इंडक्टिव, ये सारे सारे जितने में चोक कॉइल लगा रखी हैं दीज आर ऑल इंडक्टेंसेस, सारी इंडक्टेंसेस होती हैं सब। इसके अलावा आर्क लैंप्स, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप्स, इलेक्ट्रिकल हीटिंग की बात करेंगे, यूटिलाइजेशन जिस टाइम आप पढ़ेंगे नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर, उस टाइम यू विल स्टडी समथिंग व्हिच इज नोन एज इलेक्ट्रिकल हीटिंग, बिजली से हीट करते हैं बिकॉज दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक। तो इलेक्ट्रिकल हीटिंग की वजह से क्या हो रहा है, वो जितने भी उसमें आर्क लैंप्स होते हैं, डिस्चार्ज लैंप्स वगैरह जितने होते हैं, दे आर और प्योर इंडक्टिव, मतलब उनमें लो पावर फैक्टर बहुत ही ज्यादा लो हो जाता है उनका। इसके अलावा क्या है, जब सप्लाई वोल्टेज बढ़ जाता है तब ऐसे केस में मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटाइजेशन करंट जो होती है, चार्जिंग करंट, दैट इंक्रीजेस बेसिकली, ज्यादा मैग्नेटाइज करना पड़ जाता है, जितने ट्रांसफार्मर कोर्स है और जितनी बाकी सारी भी इंडक्शन मोटर्स वगैरह भी जितनी है, इन सबकी मैग्नेटाइजेशन करंट बढ़ जाती है, विच अगेन इफ यू रिमेंबर इज प्योरली इंडक्टिव इन नेचर। आई म्यू याद है, आई म्यू याद है, ट्रांसफार्मर के केस में हमने फेजर डायग्राम पढ़ा था, उसमें दिस वाज आई म्यू, और ये कौन सी करंट थी, आई डब्ल्यू, दैट्स करेक्ट, और इनका जो वेक्टर सम था दिस वाज आई नॉट। आई नॉट क्या है, नो लोड प्राइमरी करंट, नो लोड प्राइमरी करंट, प्राइमरी में जो जितनी नो लोड करंट जा रही दैट इज आई नॉट, दिस इज डिपेंडेंट अपॉन आई डब्ल्यू विच इज बेसिकली द वॉटफॉल या एक्टिव कंपोनेंट जो कि वोल्टेज के फेज में, दिस इज बेसिकली V1, और आई म्यू इज 90 डिग्री लैगिंग। ये इसको अगर आप यूं कर लीजिए तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये अगर V है तो ये आई म्यू हो गया, तो 90 डिग्री लैगिंग है। और इसके अलावा मोटर्स की मेंटेनेंस और रिपेयर अगर पूरी तरह से नहीं होती तो उनका पावर फैक्टर बिगड़ जाता है। इंडस्ट्रियल हीटिंग फर्नेसेस, आर्क इंडक्शन फर्नेसेस, दे ऑपरेट ऑन वेरी लो फैक्टर, लैगिंग, प्योरली लैगिंग पावर फैक्टर। और इसमें एक टेबल दे रखी है, एवरेज पावर फैक्टर्स ऑफ सम ऑफ द कॉमन अप्लायंसेस दे रखी है। फॉर एग्जांपल इनकैंडिसेंट लैंप्स, इनकैंडिसेंट लैंप का मतलब बल्ब, नॉर्मल बल्ब जो होते हैं उनका पावर फैक्टर 0.98 से 1.0 होता है, सो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि वो पूरी तरह से रेजिस्टिव होते हैं। फ्लोरेसेंट लैंप, फ्लोरेसेंट लैंप का मतलब फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, ये वाली जो होती हैं 0.6 से 0.8। नियॉन लैंप्स, नियॉन लैंप्स कौन से होते हैं, एडवर्टाइजमेंट में वो वाले देखे हुए हैं जो ब्लू कलर की लाइट से सब लिखा होता है। आगरा में तो ज्यादा ये नहीं है, लेकिन कई जगह आपने मूवीज वगैरह में देख रखे हो, डिजाइन वगैरह बने होते हैं, लाइट से ही बने होते हैं, पूरी ब्लू कलर की लाइट, हाँ ब्लू या येलो कलर की या ग्रीन कलर की मल्टीपल लाइट्स होती हैं, लाइट से ही सब कुछ लिखा होता है, दैट इज बेसिकली नियॉन लाइट्स। तो वो नियॉन लाइट्स होती है 0.4 से 0.5। आर्क लैंप्स यूज्ड इन सिनेमा, आर्क लैंप्स यूज्ड इन सिनेमास, मूवीज जो आप देखना चाहते हैं उनका जो पावर फैक्टर 0.3 से 0.6 तक। फैंस 0.5 से 0.8, इंडक्शन मोटर्स 0.5 से 0.8, और इंडक्शन हीटर्स 0.85, आर्क वेल्डर्स, रेजिस्टेंस वेल्डर्स 0.3, 0.4, इस रेंज के होते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। पावर फैक्टर इंप्रूव करने के तरीके बेसिकली क्या हैं। पहला यूज ऑफ स्टैटिक कैपेसिटर, स्टैटिक कैपेसिटर बैंक, सिंपल, लोड के पैरेलल में आपने कैपेसिटर लगा दिया, दैट्स ऑल। करना तो आपको बेसिकली यही वाला काम है। जो 2-3 तरीके इसमें दे रखे हैं उसमें से सबसे ज्यादा जो यूज में आने वाले तरीके हैं वो बेसिकली यही है कि आपको लोड के पैरेलल में कैपेसिटर लगा देना है, इसके अलावा और कोई काम नहीं है कुछ करने के लिए, और कुछ कर नहीं सकते आप। उसके बेसिकली करने से क्या हो जाता है, देखो क्या होता है, ये मान लीजिए वोल्टेज है, दिस वोल्टेज इज दिस, कल मैंने एग्जांपल दिया भी था, ये वाला डायग्राम बनाया था, मैं फिर से समझाता हूं। ये रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, ये RL टाइप का लोड है विच इज ड्रॉइंग लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर इसकी वजह से बन रहा है। ये आपने सप्लाई के अंदर दे रखी है वोल्टेज, यही वोल्टेज यहां पर भी आ रहा है,
इसकी वजह से करंट जो उसके अंदर जो ड्रॉ हो रही है दैट इज आई लोड करंट। बेसिकली करते क्या है, लोड के पैरेलल में एक कैपेसिटेंस लगा देते हैं, ये कैपेसिटर बैंक लगा देते हैं। कैपेसिटर बैंक का मतलब क्या है, वेरिएबल कैपेसिटेंस डिपेंडिंग अपॉन द लोड पावर फैक्टर। लोड पावर फैक्टर अगर कम ज्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से आप कैपेसिटर बैंक से वो भी कम ज्यादा कर सकते हैं कि कैपेसिटेंस कितनी देनी है, कम देनी है ज्यादा देनी है, ठीक। तो इसकी वजह से जो करंट ड्रॉ होती है दैट इज आई सी। आई एल अगर ऐसी थी देन आई सी इज समथिंग लाइक दिस। तो नेट करंट जो सप्लाई में से ड्रॉ होती है दिस करंट आई, उसका पावर फैक्टर जो है वो बहुत बढ़िया इंप्रूव हो जाता है। वी और आई के बीच में जो एंगल है दैट रिड्यूसेस। तो इस तरह से आप ये करते हैं। दिस इज बेसिकली यूज ऑफ स्टैटिक कैपेसिटर्स। थ्री फेज के अंदर कैसे लगाते हैं, थ्री फेज वाला भी देख लीजिए, सिंपल है, कुछ खास टफ नहीं है। इसके अंदर थ्री फेज सप्लाई जारी थी, वेरी सिंपल, तीन फेज सप्लाई है, आर वाई बी, आर वाई, वाई बी और आर बी, इन तीनों के बीच में एक कैपेसिटर लगा दी है। जस्ट यू हैव टू टेक केयर कि तीनों की वैल्यूज सेम हो। एज्यूमिंग बैलेंस लोड, बैलेंस लोड अगर है तो वाई बी के बीच में आपने कैपेसिटर लगाया, फिर आर वाई के बीच में कैपेसिटर लगाया और आर बी के बीच में कैपेसिटर लगा दिया, दैट्स ऑल। खाली ये वाला काम आपने कर दिया है, तीनों के बीच में लगे हुए हैं। या एक काम ये कर सकते हैं, इसके सीरीज में यहाँ पे लगा दिया जाता है, सीरीज से ज़्यादा प्रेफरेबल पैरेलल वाला कनेक्शन होते हैं, जिससे कि आईसी अलग से ड्रॉ हो रही हो तो उसकी वजह से पावर फैक्टर ज़्यादा इंप्रूव कर जाता है। और दूसरा तरीका है बाय यूज ऑफ हाई पावर फैक्टर मशीन्स। ये तो था यूज ऑफ कैपेसिटर्स, दूसरा है यूज ऑफ हाई पावर फैक्टर मशीन्स। बेसिकली दो इसके पार्ट हैं। पहला है यूज ऑफ सिंक्रोनस कंडेंसर। यूज ऑफ सिंक्रोनस कंडेंसर, सिंक्रोनस कंडेंसर क्या है, राइट नाउ आप खाली ये लिख सकते हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर इज एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर रनिंग ऑन नो लोड। ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर रनिंग ऑन नो लोड। सिंक्रोनस कंडेंसर इज एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर रनिंग ऑन नो लोड है। सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, सिंक्रोनस, सिंक्रोनाइजिंग, मूवी वगैरह कोई देखी होगी जिसके अंदर आर्मी ऑपरेशन हो रहा होता है तो वो हमेशा अपनी घड़ियां सिंक्रोनाइज करते हैं। सिंक्रोनाइज क्या करते हैं, सारे कर देते हैं 1400 आवर्स, 14 2 बजे ऑन जीरो, ठीक है, ये बोलेंगे। और फिर सब लोग रीसेट का बटन दबा देते हैं कि जहां पर उनके सारी सेकंड्स की सुई इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे ही रीसेट का बटन दबाएंगे, क्रोनोमीटर वाली वॉचेस देखी हुई हैं, जैसे आप उसमें रीसेट वाला बटन दबाते हैं सेकंड्स की सुई मैच करनी चाहिए। तो जैसे वो गिनते हैं 5 4 3 2 1 0, जैसे जीरो बोलेंगे सब लोग रीसेट का बटन दबा देंगे, सबकी सुइयां घूम करके जीरो पर आ जाएंगी। बिल्कुल, इसका मतलब सबकी घड़ियां आपस में सिंक्रोनाइज हो गई, दे आर सिंक्रोनस नाउ। सब एक साथ ऑपरेट कर रहे हैं, सबकी घड़ियां एक साथ एग्जैक्टली एक इंस्टेंट पर वर्क कर रही हैं। एग्जैक्टली एक इंस्टेंट पर उनका जीरो आएगा, एक इंस्टेंट पर उनका 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। सारे सेकंड्स, मिनट्स और आवर्स बिल्कुल उनके मैच करेंगे। तो इंडक्शन मोटर के केस में या सिंक्रोनस मोटर के केस में हमारा सिंक्रोनस से मतलब क्या है कि जैसे ही आपने सप्लाई दी तो उसमें एक फील्ड बनेगी, तो उसमें वो 2 फेज या 3 फेज रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे होती है वो वाली चीज है। तो उसमें क्या हो रहा है कि वो एग्जैक्टली उस इंस्टेंट पर स्टार्ट हो जाएगी और वो उतनी स्पीड पर रन करती रहेगी, सिंक्रोनस स्पीड पर। वो स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी। सिंक्रोनस का मतलब क्या है कि दैट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट नो मैटर व्हाट द लोड इज। लोड आप कम कर दीजिए, ज्यादा कर दीजिए, सिंक्रोनस स्पीड उतनी की उतनी रहेगी। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सिंक्रोनस। वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होने वाला, ठीक। बाकी जैसे जैसे आप इंडक्शन मोटर और पढ़ लेंगे, सिंक्रोनस का मतलब इंडक्शन मोटर के कंटेक्स्ट में और क्लियर हो जाएगा, ठीक। सिंक्रोनस कंडेंसर इज एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर रनिंग ऑन नो लोड। तीसरा तरीका है यूज ऑफ फेज एडवांसर्स। फेज एडवांसर्स का मतलब क्या है, इंडक्शन मोटर में ये वाली पॉइंट समझिए, इंडक्शन मोटर इज अ हाईली इंडक्टिव लोड। वो बहुत ज्यादा इंडक्टिव करंट ड्रॉ करता है। वो इंडक्टिव करंट जो ड्रॉ कर रहा है उसका प्राइमरी रीजन क्या है, तो इंडक्शन मोटर की जो एक्साइटिंग करंट है, वो करंट जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, वो करंट जो है दैट करंट इज एक्सेसिवली लैगिंग इन नेचर। तो अगर आप उसके साथ में, इंडक्शन मोटर के साथ में एक छोटा सा जनरेटर उसके साथ में लगा देते हैं, उसका काम खाली वो एक्साइटिंग एम्पियर टर्न्स, एक्साइटिंग एम्पियर टर्न्स का मतलब क्या होगा, एक्साइटेशन करंट जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, वो करंट उसमें से अलग से आता रहे। तो सप्लाई में से आपको नहीं लेना पड़ेगा, सप्लाई में से खाली आप लोड करंट लेंगे, ठीक। तो ये तीन बेसिकली तरीके हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर्स, फेज एडवांसर्स और इंडक्शन मोटर्स।
अब ये वाली चीज एक इसमें लास्ट जो सेक्शन रह गया है इस टॉपिक में, वो ये है कि अगर आपको ये 100 किलोवाट की सप्लाई कांस्टेंट आपको देनी है, आपका जो लोड है दैट लोड इज फॉर 100 किलोवाट्स, 100 किलोवाट का आपके पास लोड है। अब उसका पावर फैक्टर आपको पता है ज्यादा अच्छा नहीं है, 0.5 है, मानिए 0.5 है, उसके लिए आपको यहां इतनी आपको सप्लाई लेनी पड़ रही है। आप सप्लाई कम करना चाहते हैं, क्या करेंगे? पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करेंगे। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के ये जो तीनों तरीके बता रखे हैं, इन तीनों में से कोई सा भी तरीका एम्प्लॉय करेंगे, उसकी वजह से कैपेसिटर बैंक लगा देंगे। मान लीजिए आपने कैपेसिटर बैंक लगा दिया, तो उसकी वजह से कैपेसिटर इज बेसिकली प्रोवाइडिंग यू विद लीडिंग करंट। लीडिंग करंट का मतलब क्या होगा? इट्स प्रोवाइडिंग यू विद केवीएआर। केवीएआर एक्स्ट्रा दे रहा है, वो एक्स्ट्रा केवीएआर। तो जितना ज्यादा हाई रेटिंग का आप कैपेसिटर बैंक लगाएंगे उतना ज्यादा आपको केवीआर मिल जाएगा। तो जितना केवीआर आपको मिल जाएगा तो बेसिकली क्या है, इसकी वैल्यू देखिए, वैल्यू इस तरह से हो जाएगी। देखो ये किलोवाट है, लेट अस से दिस इज पी किलोवाट। नॉर्मल केस में जब आपने पावर फैक्टर करेक्शन इक्विपमेंट पीएफसीई, इसको जल्दी से मैं बोल देता हूं, ऐसा कोई स्टैंडर्ड चीज नहीं है, मैं बोल रहा हूं खाली पीएफसीई, पावर फैक्टर करेक्शन इक्विपमेंट या पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट इक्विपमेंट, पावर फैक्टर इंप्रूव करने वाला इक्विपमेंट कैपेसिटर्स। कैपेसिटर जब आपने इंस्टॉल नहीं करे थे और आपका पावर फैक्टर बिगड़ा हुआ था, तब आप जितना सप्लाई में से केवीए ले रहे थे दैट केवीए वाज केवीए1, और जितना यहां से लेकर के यहां तक का जितना रिएक्टिव पावर जितनी ड्रॉ हो रही थी दैट वाज केवीएआर1, इतना ड्रॉ हो रहा। किलोवाट में किलोवाट 1 नहीं है, किलोवाट तो उतना आपको चाहिए। अब आपने क्या करा कि आपने कैपेसिटर बैंक लगाया, कैपेसिटर बैंक ने कुछ केवीआर अपनी तरफ से दे दिया, ठीक। तो इतना केवीआर मान लीजिए यहां से लेकर करके यहां तक का इतना केवीआर कैपेसिटर बैंक ने दिया। तो अब आपको सप्लाई में से जितना केवीआर लेना पड़ रहा है दैट इज ओनली दिस केवीएआर2, और इसकी वजह से जितना केवीए आपको लेना पड़ रहा है दिस इज केवीए2। समझे? मतलब कैपेसिटर लगाने का फायदा ये हो रहा है कि कैपेसिटर्स ने आपको इतना केवीए दिया। कितना केवीए दिया है बाय द वे? इसकी वैल्यू कितनी है? केवीआर1 माइनस केवीआर2, इतना उसने आपको दिया है। उसकी वजह से सप्लाई में से जो आपको पहले केवीए1 लेना पड़ रहा था, अब केवीए1 के बजाय केवीए2 कम सप्लाई लेनी पड़ रही है। पावर फैक्टर जो है वो पहले जो पावर फैक्टर एंगल φ1 था उसकी जगह अब ये हो गया φ2, ठीक। अब पॉइंट क्या है कि आपकी नेट सेविंग कितनी हुई? आपने इतनी तो सेविंग करी, केवीए1 की जगह केवीए2 इतना आपको देना पड़ रहा है। लेट अस से कि आपके जो रेट्स थे केवीए के अकॉर्डिंगली जो लिए जा रहे थे दैट वाज ₹X पर केवीए, इतना चार्जेस आपको देने पड़ रहे थे। चार्जेस वेर ₹X पर केवीए, इतना चार्जेस आपको देने पड़ रहे थे। तो चार्जेस में सेविंग कितनी हो गई? पहले कितने देना पड़ रहा था? X इंटू केवीए1, पहले इतना देना पड़ रहा था, और अब कितना देना पड़ रहा है? X इंटू केवीए2। दोनों में से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? केवीए1 बड़ा है, केवीए2 छोटा है ऑब्वियसली। पहले आपको इतना खर्चा करना पड़ रहा था और अब इतना करना पड़ रहा है, तो सेविंग कितनी हो गई? दिस माइनस दिस। क्लियर है सब लोगों को ये वाली चीज? अच्छा, और इसके लिए आपने जो खर्चा किया वो खर्चा वॉज ₹Y पर केवीएआर। जितना ज्यादा आप केवीआर पे खर्चा करेंगे उतनी सेविंग आपकी बढ़ जाएगी, उतनी ये वाली सेविंग आपकी बढ़ने वाली है। लेकिन उसके लिए आपको खर्चा भी करना पड़ रहा है, ₹Y पर केवीआर, इतना खर्चा भी करना पड़ रहा है। तो आपने खर्चा टोटल कितना कर रखा है? पहले आपको खर्चा कितना करना पड़ रहा है, कितना केवीआर आपने एम्प्लॉय करा है? पहले केवीआर था केवीआर1, अब हो गया केवीआर2। तो कितना केवीआर आपने लगाया अपनी तरफ से? केवीआर1 माइनस केवीआर2। तो एक्सपेंडिचर जितना करना पड़ गया दैट वाज Y मल्टीप्लाइड बाय केवीएआर1 माइनस केवीएआर2।
क्लियर है ये वाली चीज? इतना आपने KVR1 माइनस KVR2 इतना आपने कैपेसिटर बैंक से दिया है, तो उसमें आपको उतने KVR के हिसाब से इतना खर्चा करना पड़ गया। एक KVR में खर्चा, एक KVR की कॉस्ट थी ₹1, न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर समझाता हूं। मान लीजिए क्या था कि पहले आपको लेने पड़ रहे थे 200 KVA, अब आपको लेने पड़ रहे हैं 150 KVA, और जो इसके रेट्स थे दैट वाज ₹2 पर KVA। पहले कितना खर्चा करना पड़ रहा था? 400, अब कितना करना पड़ रहा है? 300। कितनी सेविंग आपकी उसमें हो गई? ₹100। अच्छा, इसमें इसके हिसाब से हम ये मान लेते हैं, मान लीजिए KVR1 वॉज से 170 और KVR2 इज से 150, तो आपने इसमें कितने KVR बचाए? 20। पहले 170 थे, 170 की जगह 150 रहेगा, तो इसका मतलब 20 आपने बचाए। और इसके चार्जेस जो थे दैट वाज से ₹3 पर KVR। इतना आपको कैपेसिटर बैंक जो आपको लगाना पड़ रहा था उसमें ₹3 पर KVR। मेरी वैल्यूज गलत हो गई हैं, 170 के बजाय ये हो गया 100 हो गया, और जो आपको खर्चा करना पड़ा दैट वाज से 1.5 रुपीज, ₹1.5 पर KVR। तो टोटल KVR में कितना बचा आपका? 70। ठीक है, 70 आपका बचा है, 70 आपका बचा है, मल्टीप्लाइड बाय एक KVR में आपने खर्चा करा ₹1.5, तो ₹105। कैलकुलेशंस आर रॉन्ग। एनीवे हमारा एग्जांपल की वैल्यूज गलत हो गई, व्हाटएवर यार, 150 के बजाय इसको कुछ और कर दो यार, 130 कर दो इसको। ठीक है, तो दिस इज 70 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ₹140। तो ₹140 आपकी सेविंग हुई यहां पे, और उसके लिए आपको ₹105 का खर्चा करना पड़ गया, तो नेट सेविंग कितनी हुई? ₹35। ठीक, वही वाली चीज कर रहे हैं कि वो कौन सी वैल्यू होगी जिसमें वो सेविंग मैक्सिमम होगी, वो चीज निकालना चाह रहे हैं। तो सेविंग आपकी इतनी थी, एक्सपेंडिचर आपका इतना था, तो नेट सेविंग जो थी, नेट सेविंग वाज इक्वल टू X इंटू KVA1 माइनस KVA2 माइनस Y इंटू KVR1 माइनस KVR2। ठीक, क्लियर? यही वाला काम आप करा हुआ है, 140 माइनस 105 जो करा है वो ये वाला काम करा हुआ है। KVA1 की वैल्यू कितनी होती है? KVA1 इज इक्वल टू कितना? P sec phi 1, KVA2 इज इक्वल टू P sec phi 2, KVAR1 इज इक्वल टू P tan phi 1, P tan phi 1, और KVAR2 इज इक्वल टू P tan phi 2। दिस इज S इज इक्वल टू दिस, इतना हो गया। ये सबकी वैल्यूज इसमें रख दीजिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करके एंड डिफरेंशिएट S विद रिस्पेक्ट टू phi 2 की वैल्यू कितना? phi 2 ये कम रखेंगे कि ज्यादा रखेंगे? जितना आप इसको कम करते जाते हैं सेविंग की वैल्यू बढ़ती जाती है, लेकिन एक्सपेंडिचर बढ़ता जाएगा। अगर इसको कम करते हैं तो उसकी सेविंग बढ़ती जाएगी, लेकिन ये एक्सपेंडिचर बढ़ता जाएगा। तो दिस इज बेसिकली DS विद रिस्पेक्ट टू D phi 2। कैलकुलेट करके निकालिए कितने वैल्यू आ रही है, निकाल के बताओ मेरे को। एक्सपेंडिचर मतलब इसमें वो टर्म क्या आ रहा है, टर्म निकाल के बताइए मेरे को। DS बाय D phi 2 निकालिए एंड पुट इट इक्वल टू 0 एंड फाइंड आउट द कंडीशन। से नीचे जो फॉर्मूला दे रखा है, इस फॉर्मूले में ये वाले सारी वैल्यूज रख दीजिए और DS बाय D phi 2 बराबर 0 पुटअप कर दीजिए, बस इतना सा काम है। यहां पर एक स्टूडेंट ने निकाल दिया, और वैल्यू इज sin phi 2 इज इक्वल टू y बाय x, और y इज इक्वल टू x sin phi 2, और cos phi 2 इज इक्वल टू √1 माइनस y बाय एक्स होल स्क्वायर। ये वैल्यू है। तो जो रिक्वायर्ड पावर फैक्टर है, जिस पर आपको मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर जहां पर आप जितना पावर फैक्टर करेक्शन इक्विपमेंट एम्प्लॉय करने वाले हैं और जितना KVA में सेविंग होने वाली है, वो आपको सबसे ज्यादा सेविंग तब होगी जब जो नया वाला पावर फैक्टर है उस पावर फैक्टर की वैल्यू 1 माइनस y बाय एक्स स्क्वायर होगी। y आप जानते हैं y क्या था? y इज द चार्जेस फॉर पावर फैक्टर करेक्शन इक्विपमेंट और x इज द चार्जेस फॉर KVA।
तो जितना cos phi 2 की वैल्यू अगर ये होती है तब आपके सेविंग्स विल बी मैक्सिमम। ठीक।